जय हिंद। तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार के पार्ट 1 हम सभी ने देख लिया था। अब पार्ट 2 के बारे में चलना है कि पार्ट 2 में देखना है कि स्वतंत्रता के अधिकार का जो पार्ट 2 जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनुच्छेद हम सभी ने देख लिया था। ये अनुच्छेद जो 19 देख चुके थे, अब 20 आज देखना है, 21 देखना है और क्या 22 देखना है। ये 3 अनुच्छेद इस वीडियो में क्या करना है कि देखना है। इससे पहले आप सभी ने जितने प्यार दे रहे हैं संस्था को, जितने आप लोगों ने सम्मानित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप सभी ने सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से आप सभी ने सब्सक्राइब करते रहे चैनल को तो बहुत जल्दी निःशुल्क आप सभी को क्या लाइव क्लासेस सब के सब क्या हो जाएगा कि उपलब्ध हो जाएगा। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या दिया है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में क्या संरक्षण कि देश के कोई भी व्यक्ति है या कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति शब्द यूज किया है कि वो व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार के अगर अपराध होता है तो जानते हैं कि वो कोई भी कार्य होता है तो जब तक अपराध नहीं माना जाता कि जब तक वो विधि द्वारा क्या हो कि अपराध घोषित न हो, ये कहा गया है। अब इसमें कहा गया है कि उसके अपना संरक्षण प्रदान करेगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर किया गया कोई कार्य है, वो कार्य में अपराध सिद्ध होने से क्या करना कि बचने के संदर्भ में ये बातें कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 20 में क्या करता है कि 3 अनुच्छेद स्पेशल दिया गया, जैसे 20 के क्लोज 1 जिससे भूत लक्षी आपको क्या है कि अनुच्छेद से संबंधित है कि आपको इसमें कहा गया है कि आप देख लेंगे कि भूत लक्षी दंडित क्या विधियों में संरक्षण, यानी कि कह रहा है कि अगर कोई विधि या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अपराध या किया गया कोई कार्य, उस समय विधि द्वारा यदि अपराध नहीं है तो उसे क्या अपराध नहीं माना जाएगा। अब कहता है कि ये जो सिद्धांत है, ये जो विधि है, 2 मामले में, एक मामले में लागू होती है। एक तो सिविल मामले में कि अगर सरकार कोई पूर्व की तिथि से कोई विधि बनाकर लागू करना चाहती है तो वह विधि एक ही मामले में सिर्फ लागू होगा। वो कौन से मामले होगा कि सिविल मामले में, आपराधिक मामले में नहीं, जैसे फौजदारी मामले में नहीं। आप अगर सोचे कि कोई टीचर अगर किसी बच्चा को 2002 में अगर किसी को पीटा हो तो वर्तमान समय में जाकर क्या करे कि एफआईआर करेगा, तो वो एफआईआर क्या होगा कि मान्य नहीं होगा, क्योंकि कि वह प्रभावी 2013 के बाद या 2011 के बाद क्या की गई है कि प्रभावी विधि में उसे शामिल किया गया है। तो यही कहता है। दूसरी चीजें कही गई है अनुच्छेद 20 के क्लोज 2 में, आपको 20 के क्लोज बी में कि दोहरे दंड से संरक्षण कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध होता है तो न्यायालय उसे एक अपराध के लिए एक ही बार क्या करेगा, दंडित करेगा। उसे दोबारा दंडित, एक ही अपराध के लिए दोबारा उसे दंडित नहीं किया जाएगा। किंतु इसमें ध्यान रखनी है कि उसके द्वारा विभागीय कार्रवाई हो सकता है। विभागीय कार्रवाई की अगर मान लीजिए वो व्यक्ति अगर शिक्षा विभाग से है तो शिक्षा विभाग उसका नौकरी से निष्कासित कर सकता है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से है तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको क्या कर सकता है, अपने पद से बर्खास्त कर सकता है। तो माने दोहरी दंड का जो प्रावधानों से उसे संरक्षण किया गया है कि न्यायालय किसी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा देगा, 2 बार उसे दंडित नहीं करेगा, किंतु विभागीय कार्रवाई हो सकता है। उस जो व्यक्ति उस विभाग द्वारा होगा वहां से क्या कार्रवाई किया जा सकता है। अब इसके बाद कि 20 के क्लोज सी में कहा गया कि अपने विरुद्ध आपको गवाही देने में क्या संरक्षण कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हुआ है तो उसे जबरन पुलिस उसको टॉर्चर करके या उसको किसी भी प्रकार से बलपूर्वक करके उसको अपने ही मामले में क्या गवाह देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ये विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जो कानून है, ये जो आर्टिकल है, इस अनुच्छेद में दिए गए आपको सभी अधिकार ये आपको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी क्या कि निलंबित नहीं होते। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल अभी आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 21 के बारे में ध्यान देंगे। अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि प्राण एवं
दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की अगर बात करें, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 21 में। इसमें कहा गया कि देश के किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा या अन्यथा नेचुरल डेथ, यानी कि प्राकृतिक उसे क्या करे कि मृत्यु दे दे। इस दो के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जीवन से वंचित नहीं कर सकता है। इसमें कहा गया कि प्राण एवं दायित्व की स्वतंत्रता है। इसमें कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही आपको किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से क्या वंचित किया जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है ये जापान से लिया गया। कहां से लिया गया? जापान से, जापान देश के संविधान से लिया गया। अब इसी में क्या हुआ कि क्या जीवित रहना ही जीवन है? जैसे कि जीवित रहना जानवरों की तरह, जेल में बंद कैदियों की तरह, क्या ये जीवन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि प्राण एवं दायित्व की स्वतंत्रता के संबंध में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में एक व्याख्या दिया कि जीवन के मतलब क्या होना चाहिए, कि एक प्रतिष्ठा के, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवित रहना जीवन है, कि आपका समाज में प्रतिष्ठा रहे और उसके तहत क्या जीवित रहेंगे तो उसको जीवन। इसमें शामिल किया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत कि प्राण एवं क्या प्रतिष्ठा की, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ क्या रहना, जीवित रहना। दूसरी चीज कि शुद्ध वातावरण, यानी कि प्रदूषण मुक्त आपको जल प्राप्त करने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त आपको क्या वायु प्राप्त करने का अधिकार, ये सब। मानवीय गरिमा के साथ बच्चों को आपको क्या खेलने कूदने का क्या है कि अधिकार, विदेश भ्रमण का आपका अधिकार, और इसके साथ साथ कि अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, कि प्रशासन आपको अकेले क्या कर सकती है कि कारावास में, जेल में बंद नहीं करेगा। ऐसा क्यों? कि पहले आपने देखते थे कि किसी को इनकाउंटर कर दिया गया अकेले जेल में रखकर, तो आपको जेल में रखा जाता है, किसी भी व्यक्ति को उसे क्या सामूहिक तौर पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने का आपका अधिकार, ये तमाम प्रकार के जो क्या है ना कि आपको प्राण एवं दायित्व की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। पूरे भारतीय संविधान के एकमात्र ऐसे अनुच्छेद यह है कि किसी भी परिस्थिति में इस पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, चाहे वो वित्तीय आपात हो, किसी भी परिस्थिति में इस अधिकारों पे आपको सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। यहां तक कि आप भी देख रहे होंगे कि इस कोरोना महामारी के दौरान भी आपको क्या स्वच्छ जल पीने का अधिकार आपको सरकार ने दे ही रखी है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार दे ही रखी है, आपको प्रतिष्ठा के साथ जीवित रहने का अधिकार है, मेडिकल सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। आप सभी देख रहे हैं कि ये किसी भी परिस्थिति में इस अधिकार को क्या सरकार नहीं छीन सकती। अब आइए इसी में आगे देखते हैं कि इसी का एक खंड आपको जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के आपको क्लोज ए। इसमें क्या था कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसे 86वां संविधान संशोधन, कौन सा 86वां आपको संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ी गई भारतीय संविधान में। इसको ध्यान में रखें, 2002 के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, और 3 से ये क्या हो गया कि लागू हो गया, कि 2002 के द्वारा इसको क्या जोड़ी गई और लागू कब से हो गया? 3 के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या 6 साल के से लेकर और 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यानी कि भारत में जितने भी 6 साल से लेकर और 14 साल के बच्चे हैं, इसको क्या सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की क्या प्रावधान की है, इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको क्या अधिकार, कि अगर कोई व्यक्ति, देश के सभी व्यक्तियों को यह अधिकार है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, कि गिरफ्तारी आपकी होती है तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उससे कैसे बचना है, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 22 क्या करता है कि आपको अधिकार प्रदान करता है कि कैसे उसका बचेंगे। अगर अपराध किए हैं तो आपको सजा भी हो सकती है, उसमें कैसे सुनवाई होगा, किस प्रकार से सुनवाई होगा, इसके बारे में इसमें कहा गया है। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें 22 के जो अनुच्छेद 22 के क्लोज ए में कहा गया कि देश के किसी भी व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी, किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तारी की जाती है तो उसे सर्वप्रथम क्या कारण बताना होगा। कि 22 क्या कहता है कि 22 के क्लोज ए कहता है कि कारण के बारे में कारण बताना होगा कि किस मामले से हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, किस मामले में, किस अपराध में। तो पहले आपको कारण पूछने का क्या है कि अधिकार है। दूसरी चीज कि 22 के क्लोज 2 यानी कि 22 के क्लोज 2 अनुच्छेद 22 के क्लोज बी में कहा गया कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करना कि पेश करना। कहा गया कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करना कि पेश करना। 24 घंटे का अभी ये चीजें हो सकता हो कि मजिस्ट्रेट कहीं दूर अगर जो बैठ रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगी। तो रास्ते के समय छोड़कर कहा गया कि जब रास्ते के समय को छोड़कर, यात्रा के समय को क्या छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करना कि पेश करना, ये कही गई। तब प्रथम कहता है 22 के क्लोज 1 कहता है कि देश के किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी होती है तो उसकी सर्वप्रथम क्या कारण बताना होगा। 22 के क्लोज बी कहता है कि उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर क्या करना कि निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करना कि पेशी करना, इसके बारे में बात की गई है। और 22 के क्लोज सी अनुच्छेद आपको 22 के क्लोज सी कहता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहता है कि 22 के क्लोज 1 एवं 22 का क्लोज 2 निम्न 2 मामलों में लागू नहीं होता है। कि कहा गया 22 के क्लोज आपको सी कहता है कि 22 का क्लोज ए या 22 के क्लोज बी निम्न 2 मामलों में लागू नहीं होता है। वो कौन से 2 मामले हैं कि 2 मामलों में लागू नहीं होता, यहां पर ध्यान रखेंगे कि निम्न 2 मामलों में लागू नहीं होता। तो इसमें क्या अब एक में दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा, निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये होता क्या है कि किसी व्यक्ति को नजरबंद करके रखा गया हो, नजरबंद करके रखा गया, तो उसको किसी व्यक्ति को अगर नजरबंद करके रखा जाता है तो उसके अनुमति नहीं रहती है कि वो घर से बाहर जाएगा, सब काम करेगा, मगर घर के अंदर ही उसको रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सब चीजें करना पड़ेगा। और बाहर से क्या करती है कि प्रशासन रहती है कि आपको बाहर नहीं जाने देगी। हाँ, इस मामले में कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। क्यों? कि कभी कभी हो जाता है कि कोई प्रभावशाली अगर नेता है और उस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया और कारण बता दिया और वो कारण गलत हो गया, तो उस स्थिति में उस नेता महोदय का प्रभाव समाज में इतना रहता है कि वो हिंसक धारण कर लेगा या समाज अस्थिर भी हो सकता है और शांति फैल सकती है, हिंसा भी धारण कर लेगा। तो यही कारण है कि उस व्यक्ति को जब तक कारण का सत्यापित नहीं हो जाएगा तब तक उसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। पहली चीज है कि नजरबंदी के। दूसरा कहता है कि यदि वह व्यक्ति शत्रु देश का हो, कहां के हो?
कि आपके शत्रु देश का, यानी कि शत्रु देश का हो। मान लीजिए कि शत्रु देश भारत का वर्तमान में कौन कौन से, तो एक तो सबसे खतरनाक शत्रु देश पाकिस्तानी। तो अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है भारत में जो रह रहा है, अगर उस व्यक्ति की भारत सरकार के कोई अधिकारी गिरफ्तार किया है, तो उसका कारण बताना 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना ये अनिवार्य नहीं है। क्यों? पहले उसकी जांच की जाएगी और जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि वो व्यक्ति जो कार्य किया है क्या वो सही है, अपराध है या नहीं। अगर अपराध है तब तो बोला जाएगा, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दी जाएगी। क्यों? अगर मान लीजिए कि किसी शत्रु देश के व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी गलत निकल गई, आपने कारण बता दिया कि इस कारणों से मैंने गिरफ्तार किया है, और उस कारण को आगे चलकर आपने देखा कि उसकी कारण क्या गलत निकल गई, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने देश की आलोचना होने लगेगी। यही कारण है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का क्या कारण नहीं बताया जाता है। अनुच्छेद 22 ये कहता है। अब इसी में कहा गया आगे अनुच्छेद 22 के क्लोज डी में आपको मिलेगा कि यदि ऐसा कारण बताना समाज हित में सही हो तो कारण बताया जाएगा और उसे यह अधिकार होगा कि अपने वकील से अपने को बचने के लिए क्या सलाह ले सकता है। आप विशेष करके ध्यान रखेंगे आगे के वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होगा कि आपको देखेंगे 23 से लेकर 24 के बारे में। जय हिंद, जय भारत।